सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज़ और आज हम आ जाते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के क्विज़ पर। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्विज़ से। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और इसके अलावा जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज हैं? पहला दे रखा है उज्बेकिस्तान, सेकंड है कजाकिस्तान, थर्ड है इराक, फोर्थ है रशिया, फिफ्थ है बांग्लादेश और सिक्स्थ है तुर्कमेनिस्तान। तो बोल रहे हैं हाउ मैनी ऑफ द अबो ऑप्शंस आर करेक्ट। कौन से ऑप्शंस इसमें से करेक्ट है? तो आप सभी को पता होगा एससीओ में ये अभी क्वेश्चन क्यों आया है, क्योंकि एक नया कंट्री अभी एससीओ में ऐड हुआ है। कौन सा कंट्री अभी एससीओ में ऐड हुआ है? ईरान। ठीक है, आपने सुना होगा ईरान जो है वो अभी रिसेंटली एससीओ में ऐड हुआ है। तो एससीओ में और अदर मेंबर्स कौन कौन से हैं? देखो उज्बेकिस्तान भी है, ठीक है, उज्बेकिस्तान भी है, कजाकिस्तान भी है, इराक बिल्कुल भी नहीं है, ईरान ऐड हुआ है अभी। ठीक है, रशिया बिल्कुल है, बांग्लादेश नहीं है और तुर्कमेनिस्तान भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कितने करेक्ट पेयर है? तो करेक्ट पेयर कितने हैं? केवल 3 पेयर जो है वो हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, केवल 3 हमारे करेक्ट हैं। अब देखो एससीओ में ना ध्यान रखना बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, लेकिन जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है ना, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में आपको पता होगा 5 कंट्रीज़ हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में। उनमें से तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के सारी कंट्रीज़ एससीओ में आती है। ठीक है, उसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं है एससीओ में और सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। ठीक है, ये चारों कंट्रीज़ मेनली इस ग्रुपिंग में आती है। इसके अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? चाइना होगी हमारी, रशिया हो गया। ठीक है, उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान बाद में ऐड हुए थे। ठीक है, अभी कौन ऐड हुआ है? ईरान ऐड हुआ है। ठीक है, अभी कौन ऐड हुआ है? ईरान ऐड हुआ है। तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये मेनली किस में है? ये हैं सारी मेनली एससीओ की ग्रुपिंग में। ठीक है, ये एससीओ की ग्रुपिंग कब बनी थी? मेनली 2001 में बनी थी। कब बनी थी? 2001 में बनी थी। तब इसमें 6 मेंबर्स थे, मतलब जब इंडिया और पाकिस्तान भी नहीं थे। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान को घटा दो तो ये टोटल जो 6 मेंबर्स थे इन्होंने मतलब अपनी वो बनाई थी। और अभी रिसेंटली कौन ऐड हो गया है? ईरान भी इसमें ऐड हो गया है। ठीक है, ध्यान रखना इन सारी चीज़ों को। इसके अलावा इसमें देखो ये तो चलो होगी मेंबर कंट्रीज़ के नाम हो गए। ठीक है, कब बनी ऑर्गेनाइजेशन, मेंबर कंट्रीज़ कौन है। तो इस ग्रुपिंग में ये जो ग्रुपिंग है इसके ऑब्जर्वर स्टेटस किस किस को मिला हुआ है? ठीक है, किन किन कंट्रीज़ को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ? तो आपने सुना होगा अफ़गानिस्तान, ठीक है, बेलारूस, ठीक है, और मंगोलिया। ठीक है, अफ़गानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया, इन 3 कंट्रीज़ को मिला हुआ है। पहले यही स्टेटस ईरान को भी था, लेकिन अब ये किस में इंक्लूड हो गया है? एससीओ में इंक्लूड हो गया है, जो पहले ये ऑब्जर्वर स्टेटस में था। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखना, ये तो हो गया हमारे ऑब्जर्वर स्टेटस, इसका इनके पास क्या है? ऑब्जर्वर स्टेटस है। एक और होता है हमारा क्या? डायलॉग पार्टनर्स। क्या होते हैं? एक होते हैं हमारे डायलॉग पार्टनर्स। तो इसके डायलॉग पार्टनर्स और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? आपने अभी मतलब एक नगोर्नो काराबाग का रीजन सुना होगा, तो वो दोनों ही कंट्रीज़ मेनली इसके डायलॉग पार्टनर्स में आते हैं। कौन कौन सी? अजरबैजान, ठीक है, और आर्मेनिया। ठीक है, अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों इसमें आती हैं। इसके अलावा नेपाल, ठीक है, इसके अलावा नेपाल, श्रीलंका। ठीक है, ये हमारे नेबरिंग कंट्री नेपाल और श्रीलंका। और इसके अलावा एक है हमारा कंबोडिया और एक है टर्की। एक है टर्की और एक है कंबोडिया। ठीक है, ये सारे क्या है? डायलॉग पार्टनर्स है। तो याद रखना ऑब्जर्वर स्टेटस एससीओ का किसके पास है? डायलॉग पार्टनर्स एससीओ के कौन कौन है? कब बनी थी ऑर्गेनाइजेशन और अब इसमें कितने मेंबर्स है? ठीक है, ध्यान रखना इसको। अभी देखो एससीओ का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, मेन इसमें डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन है? देखो तो सुप्रीम जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है ना एससीओ में, वो कौन है? हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल। कौन है? हेड्स ऑफ स्टेट्स काउंसिल जो है वो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है एससीओ की। ठीक है, ये कितनी बार मिलती है? साल में 1 बार मिलती है। ये कब? साल में 1 बार इसकी मीटिंग होती है और जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सारे इसमें लिए जाते हैं। इसके अलावा इस ऑर्गेनाइजेशन की 2 परमानेंट बॉडी हैं। 2 परमानेंट बॉडी हैं क्या? एक तो एससीओ का सेक्रेटरीट। ठीक है, एससीओ का सेक्रेटरीट कहाँ पे? याद रखना बीजिंग में है। बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक तो है परमानेंट बॉडी कौन सी, एससीओ का सेक्रेटरीट, और दूसरी है कौन सी, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रेड्स की ऑर्गेनाइजेशन। कौन से, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, और ये कहाँ पे है, ताशकंद में है। ठीक है, ये कहाँ पे, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। कहाँ पे, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तो ये मेनली रेड्स, ये जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया है, ताकि जो मेंबर स्टेट हैं उसमें टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म ना हो। ठीक है, ताकि वो क्या रहें, सेट रहें, एससीओ कंट्री क्या रहें, सेट रहें, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म इन तीनों से दूर रहें। ठीक है, तो एससीओ कंट्रीज को सेट करने के लिए मेनली रेड्स स्ट्रक्चर चलाया गया। सेट मतलब सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म से अलग करने के लिए, या फिर उनको उनके अगेंस्ट वो करने के लिए। थर्ड, एक और चीज़ इसमें क्या आती है, इसकी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज क्या क्या है, तो याद रखना दो ही इसकी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज है, एक है चाइनीज़ और एक है रशियन। ठीक है, एक है चाइनीज़, एक है रशियन। तो ये देखो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, आप मैप के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। देखो एक तो रशिया है, ठीक है, चाइना है, उसके बाद कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ठीक है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, और अभी कौन ऐड हो गया, ईरान भी इसमें ऐड हो गया है, पाकिस्तान है और इंडिया। ये सारी कंट्रीज एससीओ की मेंबर्स हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा देखो जो साइड साइड में कंट्रीज बच गई, जैसे कि हो गया मंगोलिया, इधर रह गया हमारा अफगानिस्तान। ठीक है, मंगोलिया, अफगानिस्तान, और क्या नाम लेते हैं, एक और कंट्री कौन सी थी, मंगोलिया, अफगानिस्तान और एक बेलारूस। ठीक है, ये रशिया के साइड में जो है बेलारूस। ठीक है, यहाँ पे जो बेलारूस है, ये 3 कंट्रीज़ के हैं ऑब्जर्वर स्टेटस में आती हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वर स्टेटस में कौन सी है, एक तो ये वाली है ऑब्जर्वर स्टेटस में, एक ये वाली है और एक मेनली ये वाली है। ठीक है, तो ध्यान रखना इन सारी चीज़ों को, किसके बारे में, एससीओ के बारे में। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन हो जाता है ये हो जाता है कंप्लीट। हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें कुछ स्टेटमेंट्स को क्या करना है, कंसीडर करना है। ठीक है, हमें कुछ स्टेटमेंट्स को क्या करना है, कंसीडर करना है। सबसे पहले है एक ग्रोथ रिसेशन इज अ सिचुएशन वेयर इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्लो बट नॉट नेगेटिव। बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक रिसेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे एक जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो स्लो होती है लेकिन नेगेटिव नहीं होती है। तो क्या है ये स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। ग्रोथ रिसेशन मतलब रिसेशन नहीं बोल रहे, एक ग्रोथ रिसेशन वो होता है जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है लेकिन नेगेटिव नहीं होती है। सेकेंड है, इफ द इकोनॉमीज जीडीपी इन द फर्स्ट 3 months ऑफ द ईयर इज लोअर देन व्हाट इट वाज इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द लास्ट ईयर एंड द सेम थिंग हैपेंस इन द सेकेंड क्वार्टर। बोल रहे हैं कि फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर दोनों में ही अगर जीडीपी जो है, इकोनॉमी की जो जीडीपी है वो पहले साल से कम है, देन द इकोनॉमी इज सेड टू हैव गॉन इन रिसेशन। तो ऐसा माना जाता है कि वो जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में चली गई है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, समझ गए। पहले 2 क्वार्टर्स में अगर पिछले साल से कम अगर इकोनॉमी की जीडीपी है, इसका मतलब वो जो कंट्री है वो किस में चली गई है, रिसेशन में चली गई है। थर्ड है, द पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ रेट इज द रेट ऑफ ग्रोथ एट विच एन इकोनॉमी कैन ग्रो विदाउट स्पाइकिंग इन्फ्लेशन। बिल्कुल, पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ होती है कि आपकी मैक्सिमम जीडीपी ग्रोथ कितनी हो सकती है, कितना पोटेंशियल है। ठीक है, तो रेट ऑफ ग्रोथ जहाँ पे इकोनॉमी जो है बिना इन्फ्लेशन के ग्रो करेगी, बिना बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ेगा और इकोनॉमी मैक्सिमम उस चीज़ पे ग्रो करेगी, तो उसको बोलते हैं। बिल्कुल सही है, तो तीनों ही स्टेटमेंट मेनली इसके बारे में सही है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी, क्योंकि क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है और तीनों ही इसमें जो है वो करेक्ट हैं। ठीक है, अभी ग्रोथ रिसेशन की बात क्यों आ रही है, क्योंकि अभी एक चीज़ है, अभी एक न्यूज़ आई थी कि जो यूएसए है, अभी जो यूएसए है वो किसके अंडर है, ग्रोथ रिसेशन के अंडर है। ठीक है, याद रखना, रिसेशन के अंडर नहीं है, वो किसके अंडर है, ग्रोथ रिसेशन के अंडर। तो जो यूएसए है वो ग्रोथ रिसेशन के अंडर है। और ग्रोथ रिसेशन क्या होता है, एक इकोनॉमिक ग्रोथ उसमें स्लो होती है लेकिन नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और मेन चीज़, ग्रोथ रिसेशन का मतलब है अबोव जीरो बट बिलो पोटेंशियल, समझ रहे हो। मतलब मान लो कि क्या है, ग्रोथ रिसेशन क्या होगा, आप 0 से तो ऊपर रहोगे। ठीक है, आप 0 से तो ऊपर रहोगे लेकिन पोटेंशियल से क्या रहोगे, नीचे रहोगे। ठीक है, ये है ग्रोथ रिसेशन, ध्यान रखना इसको। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में। सबसे पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 मेंशंस मिलेट्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ फूड ग्रेन्स। बोल रहे हैं कि जो एनएफएसए है वो मिलेट्स को फूड ग्रेन्स की डेफिनेशन के अंडर मेंशन करता है। तो ध्यान रखना, जो मतलब एनएफएसए है बिल्कुल भी मिलेट्स को फूड ग्रेन्स के अंडर मेंशन नहीं करता है। ठीक है, बिल्कुल भी मेंशन नहीं करता है, याद रखना। मिलेट्स को मेंशन नहीं करता है, वो मेनली किसको मेंशन करता है, वैसे कोर्स ग्रेन्स को। किसको, कोर्स जो ग्रेन्स है उनको मेनली मेंशन करता है फूड ग्रेन्स के अंडर, इनको मिलेट्स को नहीं करता है। ठीक है, सेकंड है, द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स एमएसपी फॉर सम ऑफ द मिलेट्स। बिल्कुल, कुछ जो हमारे
मिलेट्स हैं उनके लिए एमएसपी गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, और वो कौन कौन से हैं मिलेट्स, लगभग आप नाम बता सको तो ज्वार, ठीक है, ज्वार, बाजरा और रागी, ठीक है, ज्वार, बाजरा और रागी ये हैं जिनके लिए मेनली एमएसपी जो गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर करती है, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, ये कुछ मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं मेनली मिलेट्स के, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी क्या बिल्कुल सही है कि ये स्टेट्स हैं जो मेजर मिलेट्स के प्रोड्यूसर स्टेट हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में हमारी क्या है, सही है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको कौन कौन से स्टेट मेजर स्टेट हैं क्या है, ठीक है। तो अब देखो भाई मिलेट्स होते क्या हैं, आपको ये तो पता होना चाहिए मिलेट्स क्या होते हैं। देखो मिलेट्स कुछ नहीं है, एक कलेक्टिव टर्म है, ठीक है, जो बहुत सारे स्मॉल सीडेड जो एनुअल ग्रासेस हैं उनके लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, जो मेनली ऐसी क्रॉप जो ग्रेन के लिए जो मेनली कल्टीवेट होती हैं, ठीक है, मेनली कहाँ पे, मार्जिनल लैंड्स पे, ड्राई एरियाज़ में, टेम्परेट एरियाज़ में, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन्स में मेनली यहाँ पे ग्रो होती हैं, ठीक है। और कॉमन मिलेट्स जो इंडिया में अवेलेबल है वो कौन से, अभी मैंने बताया 3 के लिए, तो मेनली इंडिया जो है वो एमएसपी भी देता है, कौन सा, एक तो ज्वार जिसको सोरगम भी बोलते हैं, ठीक है, एक है बाजरा जिसको पर्ल मिलेट बोलते हैं, एक है रागी जिसको फिंगर मिलेट बोलते हैं। देखो इनके नाम तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, कि जो बाजरा है उसको पर्ल मिलेट बोलते हैं, जो रागी है उसको फिंगर मिलेट बोलते हैं, और जो ज्वार है उसको सोरगम बोलते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे होते हैं, मतलब काफ़ी सारे मिलेट्स जो इंडिया उगाता है, जैसे कि समाज से उसको लिटल मिलेट बोलते हैं, ठीक है, वेरिगा उसको प्रोसो मिलेट बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इसको। और अर्लीस्ट एविडेंस जो है फूड मेनली जो मिलेट्स हैं उसके अर्लीस्ट एविडेंस हमें कहाँ मिले हैं, इंडस वैली में भी मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि इंडस वैली के लोग भी जो है वो मिलेट्स को उगाते थे, ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि दे वर दी वन ऑफ द फर्स्ट प्लांट्स डोमेस्टिकेटेड फॉर फूड, ठीक है, और ये लगभग ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले मिलेट्स ही उगाए गए थे मेनली खाने के लिए। अभी कितनी कंट्रीज़ में, अप्रोक्स 131 कंट्रीज़ में मेनली ये ग्रो होते हैं, और लगभग एशिया और अफ्रीका में अप्रोक्स जो 60 करोड़ पीपल है उनका ट्रेडिशनल फूड भी मेनली मिलेट्स ही है, ठीक है। इंडिया मिलेट्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ध्यान रखना इंडिया जो है ग्लोबल प्रोडक्शन का 20% और एशिया के प्रोडक्शन का 80% इंडिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ग्लोबल प्रोडक्शन का 20% मिलेट्स इंडिया प्रोड्यूस करता है और 80% एशिया का प्रोड्यूस करता है, ध्यान रखना इसको। ये कुछ चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, कि इंडिया कितना प्रोड्यूस करता है। अभी देखो चलो इंडिया तो है ही, साथ में ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो देखो इंडिया तो है ही सबसे ज़्यादा, उसके बाद नाइजीरिया जो अफ्रीकन कंट्री है उसमें, और चाइना, ये भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स के वर्ल्ड में, ठीक है। ये 3 कंट्री मिलके ही लगभग ग्लोबल प्रोडक्शन का 55% से ज़्यादा प्रोड्यूस कर देते हैं। ग्लोबल प्रोडक्शन का 55% से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं कौन, इंडिया, नाइजीरिया और चाइना, तीनों मिलके, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। देखो और सारे तो हमने देख लिए थे कि भाई कॉमन मिलेट्स कौन कौन से हैं, ये सारे हमने देख लिए थे। इंडिजिनियस वेराइटीज़ और कौन कौन सी है मिलेट्स की, देखो स्मॉल मिलेट्स इनको बोलते हैं, कोडो, कुटकी, चेना, सानवा, ठीक है, ये सारी वेराइटी मिलेट्स की हैं, ठीक है। स्टेट्स इंडिया में हमने देख लिया था। गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव चला रही है मेनली मिलेट्स के को प्रोडक्शन को या उनको इंक्रीज करने के लिए, तो सबसे पहले है इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये एक इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन प्रोग्राम, ये चला रही है मेनली। सेकंड है इंडियाज़ वेल्थ मिलेट फॉर हेल्थ, ठीक है, तो याद रखना एक ये इनिशिएटिव चला रही है इंडियाज़ वेल्थ मिलेट फॉर हेल्थ। इसके अलावा मिलेट स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज भी इंडिया ने स्टार्ट किया है, और जो मिलेट्स हैं उनके लिए एमएसपी भी बढ़ा दिया है, और मेनली एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने जो मिलेट्स हैं उनको न्यूट्री सीरियल्स का भी दर्जा दिया है, ठीक है, उनको क्या बोला है, न्यूट्री सीरियल्स बोला है। कब बोला था, 2018 में बोला था, ठीक है। तो ये सारे इनिशिएटिव मेनली किसके लिए चल रहे हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव मिलेट्स के लिए चल रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज़ तो आपको पता ही होगी कि जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है वो 2023 मतलब जो है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जा रहा है। जो किसने बोला है, इंडिया ने प्रपोज किया था, और डिक्लेयर किसने किया है, यूएन जनरल असेंबली ने। किसने, यूएन जनरल असेंबली ने, ठीक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के जितने भी पॉइंट्स हैं लगभग हो गए हैं। और इसके अलावा ध्यान रखना एमएसपी को वैसे रिकमेंड कौन करता है कि कितना कितना एमएसपी होना चाहिए, सीएसीपी आपने सुना होगा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये रिकमेंड करती है। इसके अलावा फाइनल अप्रूवल कौन देता है, सीसीईए, ठीक है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिसको हेड कौन करते हैं, हमारे पीएम हेड करते हैं, वो मेनली फाइनली अप्रूव करती है। तो फाइनल अप्रूवल जो एमएसपी का होता है वो सीसीईए करती है, और मेनली जो रिकमेंड करती है एमएसपी को अलग अलग चीज़ों को देख के वो कौन करती है, सीएसीपी, कमीशन फॉर
एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उनके बारे में। सबसे पहले जो नेपाल है वो 4 इंडियन स्टेट्स के साथ जो है वो लैंड बॉर्डर शेयर करता है। तो याद रखना जो नेपाल है ना, वो याद रखना 5 स्टेट्स के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन से स्टेट्स हैं आपने, अगर हम वेस्ट से चलें तो उत्तराखंड हो गया, फिर नीचे यूपी हो गया। ठीक है, ऐसे है ना ये नेपाल। ठीक है, तो यूपी हो गया, इधर बिहार हो गया, इधर बंगाल हो गया, इधर सिक्किम हो गया। तो 5 स्टेट मेनली जो है वो सराउंड करती हैं नेपाल को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। सेकंड है सूर्य किरण एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि सूर्य किरण जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इंडिया और नेपाल के बीच में ही होती है। थर्ड है शारदा रिवर जो है वो नेपाल के ईस्टर्न बॉर्डर को जो है मतलब इंडिया और नेपाल का जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो शारदा रिवर डिमार्केट करते हैं। तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जो इंडिया और नेपाल है उसका वेस्टर्न बॉर्डर जो है उसका जो याद रखना, उसका कौन सा ईस्टर्न बॉर्डर नहीं, उसका जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसको मेनली शारदा रिवर डिमार्केट करती है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग होगी। तो फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड रॉन्ग है। हमें बतानी करेक्ट स्टेटमेंट, तो केवल एक ही हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है इसके बारे में। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है किसके बारे में, कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले द इंडियन नेवी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1600 बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। बोल रहे हैं कि जो इंडियन नेवी है वो 1600s में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एस्टैब्लिश की थी। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1612 में इंडियन नेवी को जो एस्टैब्लिश किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। सेकेंड है ऑपरेशन ट्राइडेंट वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी ऑन पाकिस्तान पोर्ट सिटी ऑफ कराची ड्यूरिंग इंडो पाकिस्तान वार ऑफ 1971। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो ऑपरेशन ट्राइडेंट है वो इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के पोर्ट कराची पे लॉन्च किया था इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। थर्ड है एट प्रेजेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन नेवी। तो आपको पता होगा इंडियन नेवी का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो CDS नहीं है, कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो ये स्टेटमेंट हमारी होगी रॉन्ग। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग, पहले 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, बी। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है कुछ चीज़ों के बारे में। ठीक है, जो हमें यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले है हमारी, तो क्या है, तो सबसे पहले है द गंधर्व वेद रिलेटेड विद म्यूजिक इज एन उपावेद ऑफ अथर्ववेद। तो आपको एक चीज़ तो पता होगी भाई कि अगर ये म्यूजिक से, अगर गंधर्व वेद म्यूजिक से रिलेटेड है तो ये मेनली किस में मिलेगा, अथर्ववेद में नहीं मिलेगा। ये किस में मिलेगा, सामवेद में मिलेगा। ठीक है, ये किस में मिलेगा, सामवेद में मिलेगा। तो याद रखना ये किसका है, सामवेद का है। ठीक है, ध्यान रखना गंधर्व वेद एक उपवेद है जो मेनली, जिसमें मेनली म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक से रिलेटेड है। तो ये किस में है, ये किसका उपवेद है, सामवेद का। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग। सेकेंड है दी जामिनी ब्राह्मणा स्पीक्स कलेक्टिवली ऑफ डांस एंड म्यूजिक। तो जामिनी के जो ब्राह्मणा है वे मेनली डांस और म्यूजिक के बारे में ही बात करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जामिनी के जो ब्राह्मणाज हैं वे मेनली डांस और म्यूजिक के बारे में बात करते हैं। थर्ड है अत्रिय अरण्यका डिस्कसेस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो अत्रिय जो अरण्यका है उसमें मेनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात की गई है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि अत्रिय अरण्यकाज में मेनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात की गई है। फोर्थ है द फर्स्ट रेफरेंस टू द म्यूजिकल थ्योरी वाज डिस्कस्ड इन भारताज नाट्य शास्त्र। बोले कि म्यूजिकल थ्योरी का जो फर्स्ट रेफरेंस है वो भारताज की जो नाट्य शास्त्र है उसमें दिया गया था। ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है कि मेनली जो फर्स्ट रेफरेंस था वो इसी में दिया गया था। और ये कब प्रिपेयर किया गया था, ये कब कंपाइल किया गया था मेनली, ठीक है, ये कब कंपाइल किया गया था, कंपाइल किया गया था 200 BC से लेकर 200 AD के बीच में। ठीक है, 200 BC से लेकर 200 AD के बीच में मेनली ये प्रिपेयर किया गया था या कंपाइल किया गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है और थर्ड, 3 स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। ठीक है, तो सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, तो इसका करेक्ट कितनी होगी, 3 स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। आ गया समझ में। तो पहला वाला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, संगीत रत्नाकर के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, संगीत रत्नाकर के बारे में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले है संगीत रत्नाकर जो है ये एक इट वाज रिटन बाय पाणिनि। बोल रहे हैं कि ये पाणिनि ने लिखे। तो याद रखना संगीत रत्नाकर ये एक मेनली म्यूज़िक पे एक टेक्स्ट है जो मेनली एक 13th सेंचुरी के जो म्यूजिकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था सारंगा देवा। ठीक है, क्या नाम था, सारंगा देवा।
ठीक है। सारंगा देवा थे, एक म्यूजिकोलॉजिस्ट थे, ये 13th सेंचुरी के थे, ठीक है। इन्होंने ये म्यूजिक पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसका नाम है संगीत रत्नाकरा, ठीक है। तो बिल्कुल भी ये पाणिनि ने नहीं लिखा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग। सेकंड है, इट इज़ क्लेम्ड दैट देयर इज ओनली वन फंडामेंटल राग। तो याद रखना ये संगीत रत्नाकर क्यों फेमस है। संगीत रत्नाकर इसलिए फेमस है क्योंकि एक तो ये नॉर्थ और साउथ इंडियन जो मेनली कल्चर है म्यूज़िक की उसको इसने मिक्स किया है। और दूसरी चीज़ मेनली क्या है, इसने बहुत सारे रागों को डिफाइन किया है, जैसे कि इसने अप्रोक्स 264 जो राग्स हैं उनको मेनली क्या किया है, इन्होंने डिफाइन किया है। तो केवल एक फंडामेंटल राग नहीं है, इसका मेनली 264 राग्स हैं। और ये मेनली बहुत इंडियन और द्रविडियन स्टाइल ऑफ म्यूजिक के बारे में डिस्कस करता है, तो बिल्कुल ये डिस्कस करता है। तो पहली दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमें बतानी करेक्ट स्टेटमेंट कितनी है, तो केवल एक ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में करेक्ट है, ठीक है। आगे समझ में। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, राग्स के बारे में बताना है। द राग्स इन द इंडियन म्यूजिक्स आर टाइम एंड सीजन स्पेसिफिक। बोल रहे हैं कि जो राग होते हैं इंडियन म्यूजिक में वो टाइम और सीजन के स्पेसिफिक होते हैं। तो मॉर्निंग में कौन सा राग गाया जाता है, तो याद रखना कौन सा राग जो है वो मॉर्निंग में गाया जाता है, वो होता है हिंडोल। कौन सा राग है, हिंडोल जो है वो मेनली कहाँ कब गाया जाता है, मॉर्निंग में गाया जाता है, ठीक है। हिंडोल मेनली मॉर्निंग में गाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, ये तो चलो हो गया हमारा हिंडोल, ठीक है। अब ये और 2-3 भी दे रखे हैं। अब ये मालखुश, जो मालखुश है ये कब गाया जाता है, तो याद रखना ये सर्दियों में मिडनाइट में गाया जाता है। मालखुश कब गाया जाता है, याद रखना मिडनाइट में गाया जाता है, ठीक है। मालखुश कब गाया जाता है, मिडनाइट में गाया जाता है। और मेनली ये विंटर्स में गाया जाता है, ठीक है। विंटर्स में गाया जाता है और मेनली मिडनाइट में गाया जाता है। मेघ कब गाया जाता है, ये थोड़ी सी लेट नाइट में, ठीक है। ये थोड़ी लेट नाइट में गाया जाता है, ठीक है। ये है मेघ। और उसके बाद है श्री कब गाया जाता है, थोड़ी इवनिंग में गाया जाता है श्री, ठीक है। तो इवनिंग में गाया जाता है श्री, थोड़ी लेट नाइट में गाया जाता है मेघ, और मिड नाइट में गाया जाता है मालकुश, और सुबह गाया जाता है हिंडोल, ठीक है। ये होगी हमारी ये, ठीक है। और मतलब ये तो होगी हमारी लेट नाइट, ठीक है। ये होगी मिड नाइट। तो एक नाइट भी तो होगी, थोड़ा सा जो नाइट का टाइम होगा। तो जो नाइट के टाइम पे जो गाया जाता है ना, वो गाया जाता है हमारा दीपक। कौन सा गाया जाता है, दीपक, ठीक है। तो नाइट के टाइम पे हमारा गाया जाता है दीपक। सुबह के टाइम पे हो गया हमारा हिंडोल। एक डॉन के टाइम पे, मतलब जब मतलब क्या होता है, बीच का टाइम होता है ना, जब दिन और शाम के बीच का टाइम जो होता है उसको बोलते हैं डॉन का टाइम, ठीक है। तो ये इसमें क्या गाया जाता है, याद रखना ये किसी भी सीजन में गाया जा सकता है, शांति के लिए मेनली गाया जाता है। उसको राग को बोलते हैं भैरव राग, ठीक है। कौन सा, भैरव राग। तो ये बहुत सारे राग्स हैं, याद रखना ये कब कब गाए जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये आपके लिए बहुत अच्छे से भी इसमें लगाया गया कि भैरव राग जो है वो डॉन में गाया जाता है, हिंडोल जो है मॉर्निंग में गाया जाता है, दीपक जो है वो नाइट में गाया जाता है, मेघ जो है वो लेट नाइट में गाया जाता है, श्री जो है वो इवनिंग में है, और मालकुश जो है वो मिड नाइट में है, ठीक है। और ये कौन कौन से, इनमें मूड कैसा होता है, जैसे कि जो डॉन का होता है वो पीस का होता है, जो मॉर्निंग का होता है वो स्वीटनेस का होता है, ठीक है। जो नाइट का होता है वो कंपैशन का होता है, और जो मेनली लेट नाइट का होता है वो करेज का होता है, जो इवनिंग का होता है वो कैसा होता है, ग्लैडनेस का होता है, और इसके बाद जो मालखुश होता है, जो मिडनाइट का होता है वो वीर या ब्रेव का होता है, ठीक है। ध्यान रखना ये सारी चीज़ों को। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है किसके बारे में बोल रहे हैं कि भरतनाट्यम डांस को रिवाइवल करने में, उनको प्रमोट करने में किन का मेजर रोल है, ठीक है। कौन उससे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल, बाला सरस्वती, ई कृष्ण अय्यर और रागिनी देवी। तो आप याद रखना जो ये बाला सरस्वती और रागिनी देवी हैं, ये दोनों किससे एसोसिएटेड हैं, ये एसोसिएटेड है कुचिपुड़ी डांस से। किससे एसोसिएटेड है, ये मेनली कुचिपुड़ी डांस से एसोसिएटेड है। ये मेनली इन्होंने कुचिपुड़ी डांस को प्रमोट करने के लिए मेनली उसके रिवाइवल में इन्होंने वो किया था। तो बच गए हमारे कौन से दो, एक तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल और एक ई कृष्ण अय्यर। ये मेनली कौन थे, इन्होंने ही मेनली जो भरतनाट्यम डांस है उसका प्रमोशन और रिवाइवल किया था, ठीक है। एक तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल और एक ई कृष्ण अय्यर, ठीक है। आपने इन दोनों के नाम सुने होंगे, ठीक है। तो इन दोनों ने मेनली इसको वो किया है। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो करेक्ट कितनी है, केवल 2 ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है इसके बारे में, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है किसके बारे में,
उदयगिरी और खंडगिरी केव्स के बारे में बोले कि जो उदयगिरी और खंडगिरी केव्स हैं वे मेनली किस डांस के बारे में बात करती हैं। ठीक है, मेनली उदयगिरी और खंडगिरी केव्स मेनली किस के बारे में बात करती है, तो याद रखना ये मेनली किसके बारे में बात करती हैं, उड़ीसी डांस के बारे में बात करती हैं। ठीक है, उदयगिरी और खंडगिरी केव्स मेनली ओडिसी डांस के बारे में बात करती हैं। देखो भाई, सबसे अब हमें देखना है कि उदयगिरी और खंडगिरी केव्स के बारे में। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे उड़ीसा में है, तो ये मेनली किस डांस को शो करेंगी, उड़ीसी को शो करेंगी। तो आपको अगर इनकी पोजीशन भी पता होती तो भी आप इस डांस को शायद तुक्का लगा के सही करते थे। ठीक है, ये किन के अंडर बनाई गई थी, एक कलिंगा अंपायर के किंग थे खारावेला, आपने नाम सुना होगा खारावेला, और फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी BC के टाइम पे, खारावेला के टाइम पे ये कलिंगा के किंग थे, उनके टाइम पे ये बनाई गई थी। मॉडर्न डे भुवनेश्वर आज है वहाँ पे मेनली ये बनाई गई हैं। ठीक है, और ये इस कॉम्प्लेक्स में मैन मेड भी हैं और नेचुरल केव्स भी हैं। याद रखना, खंडगिरी केव्स, उदयगिरी और खंडगिरी केव्स में मैन मेड केव्स भी हैं और नेचुरल केव्स भी हैं, जो मेनली जैन मोक्स के रहने के लिए उनके लिए बनाई गई थी। ठीक है, और उदयगिरी में 18 केव्स हैं और खंडगिरी में 15 केव्स हैं, याद रखना। ठीक है, और उदयगिरी जो केव्स हैं वो किसके लिए मेनली फेमस है, केवल जो उदयगिरी, देखो कल ये क्वेश्चन आया था, आपने देखा होगा, उदयगिरी केव्स मेनली किसके लिए फेमस है, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन के लिए, जो मेनली ब्रह्मी स्क्रिप्ट में कार्व आउट किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, उदयगिरी केव्स किसके लिए फेमस है, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन के लिए, कल ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। ठीक है, आज का। सो गाइज, आपका जो टेस्ट है वो ख़त्म हो चुका होगा, तो आप जल्दी जल्दी से बताइए आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आज के टेस्ट में। ठीक है, अगर आपके 6+ मार्क्स बन रहे हैं आज के टेस्ट में, तो आज मतलब अब आप क्या कर रहे हो, काफ़ी अच्छा कर रहे हो। ठीक है, काफ़ी अच्छा कर रहे हो टेस्ट में। तो इसी तरह से डेली बेसिस पे हमारी वीडियोज़ के साथ बने रहिए। ठीक है, ताकि आपका जो है वो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो सके करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, आप बेसिक टेक्स्ट तो पढ़ते ही हो, साथ में आपका जो है वो करंट अफेयर्स भी इम्प्रूव होते रहे। ठीक है, तो मेन इसी चीज़ के लिए ये सीरीज़ जो है हमारी चल रही है। इसके अलावा जो गाइस आप ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करो चैनल को। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में अपने इस चैनल को शेयर भी करो। ठीक है, ये आपका अपना ही चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इसको जल्दी जल्दी से इसकी ग्रोथ स्टोरी में जो है आप भी एक पार्ट बनो। ठीक है, और इसके अलावा देखो, अगर आपको ये तो हो गया हमारा प्रीलिम्स के लिए, इसके अलावा अगर आपको मेंस की हमारी आंसर राइटिंग करनी है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें जो 2020 अभी 3 में मेंस दे रहे हैं उसके लिए भी हमने इस सीरीज स्टार्ट कर रखी है, और इसके अलावा जो 2024 में देंगे उसमें क्या है, आप डेली के 2 क्वेश्चन जो है हमें लिख के भेज सकते हो, जिसका आपको इवैल्यूएशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये हमारी सीरीज चल रही है मेनली मेंस वालों के लिए, और जो प्री वाले हैं उनके लिए तो ये सब हमारे लिए चल ही रहा है। इसके अलावा विजन की जो सीरीज़ है वो भी हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारी इसी वीडियो के साथ इसी तरह से, ताकि हम साथ मिलके जो है इस चैनल को भी इम्प्रूव करें और आपकी जो नॉलेज बेस है वो भी इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो इसी नोट पे आज की वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।